सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ और सहारनपुर यूनिवर्सिटी जो है साहूमरी यूनिवर्सिटी उसकी बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। आज का हमारा टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षा युक्तियाँ। अब रक्षा युक्तियाँ क्या होती हैं? कुछ रक्षा युक्तियों की हम बात करने वाले हैं। लगभग 12 रक्षा युक्तियाँ देखेंगे हम इस वीडियो में। लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका, इस पेपर में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। रक्षा युक्तियां, जिसे हम इंग्लिश में डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। अब ये होता क्या है? आसान भाषा में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं रक्षा युक्तियां क्या होती है। देखो, आप अपनी ज़िंदगी में कई बार ऐसी समस्याओं में फंस जाते हैं जहां पर आप परेशान होते हैं, टेंशन में रहते हैं, परेशानियां आपको घेर लेती हैं, आप गुस्से में रहते हैं, किसी पर भी गुस्सा करने लगते हैं। तो जब आप परेशानियों में फंस जाते हैं, टेंशन वगैरह आपके दिमाग में रहती है, उस स्थिति से निकलने के लिए आप कुछ तरीकों को पालन करते हैं। उस स्थिति से निकलने के लिए आप कुछ उपायों को अपनाते हैं। उन उपायों को ही हम रक्षा युक्तियाँ कहते हैं। कोई भी व्यक्ति तनाव, परेशानी, कुंठा वगैरह ऐसी स्थितियों से निकलने के लिए जिन तरीकों का प्रयोग करता है, उन तरीकों को ही हम रक्षा युक्तियाँ कहते हैं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। सभी प्राणियों के समान मानव की भी अनेक आवश्यकताएं होती हैं। यही आवश्यकताएं व्यक्ति को लक्ष्य की ओर अग्रसर करती हैं, जिससे वह आगे बढ़ता है। जब व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से हो जाती है, तब उसमें संतोष की अनुभूति होती है। किंतु जब व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, तब वह असंतुष्ट रहने लगता है, सदैव उन्हीं के बारे में सोचने लगता है, बार बार उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करता है। वह चिंता, तनाव, कुंठा आदि में रहने लगता है। जब व्यक्ति चिंता, तनाव में रहने लगता है, तब वह नए नए सही व गलत तरीके अपनाकर अपने लक्ष्य व इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास करता है तथा खुद को तनाव से मुक्त रखने का प्रयास करता है, परंतु वह हमेशा ऐसा नहीं कर पाता। इस स्थिति में उसे अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है, जो कि उसकी दमित इच्छाएं बन जाती हैं। व्यक्ति के मन में इन दमित इच्छाओं को लेकर भी काफ़ी संघर्ष चलता रहता है तथा इन दमित इच्छाओं के कारण भी वह तनाव, चिंता आदि में रहने लगता है। व्यक्ति असमायोजन, दमित इच्छाओं के प्रति संघर्ष, चिंता, परेशानी, तनाव, कुंठा आदि से बचने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग करता है, उन्हें हम रक्षा युक्तियाँ कहते हैं। अब देखो, इसका मतलब क्या है। हम अपने जीवन में कुछ उद्देश्य निर्धारित करते हैं या उम्मीद करते हैं कि हम उस स्थिति में वहां पर ऐसे रहेंगे। जब हमारी अनुरूप, हमारी इच्छाओं, उद्देश्यों के अनुरूप चीज़ें नहीं होती, तब हम परेशान हो जाते हैं। जैसे हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, हम आर्मी में जाएंगे, लेकिन अगर आर्मी में हम नहीं जा पाते तो हम परेशान रहने लगते हैं कि अब हम क्या करेंगे, इस स्थिति में हम गरीब रहेंगे, यहाँ पर पैसा नहीं है, तो हम परेशान रहने लगते हैं। उस परेशानी से निपटने के लिए हम दूसरे काम करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए कि आर्मी में तो हम नहीं जा पाए, अब दूसरी जगह से पैसा कमाते हैं तो भी बात ठीक ठाक ही पड़ जाएगी। लेकिन अगर हम फिर भी कहीं से पैसा नहीं कमा पाते, तो वो जो हम उम्मीद लगाते हैं ना अपनी पैसा कमाने वाली और आर्मी में जाने वाली कि हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, उन उम्मीदों को हमें दबाना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को ख़त्म करना ही पड़ता है। और ख़त्म करने के बाद हम क्या करते हैं, उन्हें अपने अंतर्मन में रख लेते हैं उन इच्छाओं को कि अब ये पूर्ति नहीं होगी इन इच्छाओं की, अब हमें गरीबी में जीवन जीना पड़ेगा। तो इससे हम क्या करते हैं, परेशानियों में रहने लगते हैं। वे इच्छाएं हमारे दिमाग में बार बार आती रहती हैं, तो हम परेशानियों में, चिंता में, तनाव में, कुंठा में रहने लगते हैं। तब इस परेशानी, चिंता व तनाव, कुंठा की स्थिति से बचने के लिए हम जिन उपायों का प्रयोग करते हैं, उन्हें रक्षा युक्तियाँ कहते हैं। आसान भाषा में आप यही कह सकते हैं इसे। जब आप किसी परेशानी में होते हैं, तो उस परेशानी से बचने के लिए आप जिस तरीके का प्रयोग करते हैं, उस तरीके को हम रक्षा युक्ति कहते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ डिफेंस मैकेनिज्म की। सबसे पहले तो परिभाषा देख लेते हैं क्या होती है रक्षा युक्ति की। रक्षा युक्तियाँ अहम के द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऐसी तकनीकें हैं जिनके द्वारा कोई कष्टकर व अस्वीकार्य अनुभव को चेतना से बाहर करता है तथा चिंता का न्यूनीकरण करता है। अहम मतलब किसी के द्वारा, स्वयं के द्वारा, स्वयं लिख सकते हैं आप यहाँ पर, स्वयं। रक्षा युक्तियां स्वयं के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऐसी तकनीकें हैं जिनके द्वारा वह कष्टकर अनुभव को चेतना से, चेतन मन से बाहर रखता है तथा वह अपनी चिंता का न्यूनीकरण करता है। मतलब कोई व्यक्ति ऐसी तकनीकों का प्रयोग करके अपनी चिंता और टेंशन को कम करता है, खत्म करता है, तो उन तकनीकों को रक्षा युक्तियां कहेंगे हम। दो चीजें होती हैं, देखो, एक तो चेतन मन होता है हमारा, चेतन मन। दो चीजें होती है, एक होता है अचेतन मन, अचेतन मन होता है एक।
चेतन मन तो वो होता है जो चीज हमारे अभी याद है, चेतन बुद्धि या चेतन मन आप कहना चाहिए, जो भी आपके अभी याद है, दिमाग में है, वो आपके चेतन मन में है। और जो चीज आपके दिमाग में नहीं है, दिमाग में कहीं छुपी हुई है, अगर आपको कोई चीज याद दिलाई जाएगी तो वो आपके चेतन मन में कहलाती है। जैसे आपकी 12th क्लास में पिटाई हुई होगी, या BA BSc में आपका झगड़ा किसी के साथ हो रखा होगा, तो उस टाइम पर वह सब बातें अभी आपके याद नहीं है, तो वो अचेतन मन में है। लेकिन अगर आपको याद दिलाई जाएगी तो वो चेतन मन में आ जाती है। तब बैरन साहब यही कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति चेतन मन से बाहर रखना चाहता है उन चीजों को जो उसे परेशानियां देती है, और चेतन मन से बाहर रखने के लिए वह जिन युक्तियों का प्रयोग करता है उन्हें हम रक्षा युक्तियां बोलते हैं। अब देखो, रक्षा युक्तियों के प्रकार, कई प्रकार की रक्षा युक्तियां होती है। हम यहाँ पर 12 प्रकार की रक्षा युक्तियों की बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। पेपर में आप लिख सकते हैं इन सभी चीजों के बारे में। सबसे पहले हमारी रक्षा युक्ति होती है दमन, रिप्रेशन, दमन। अब इसे देखते हैं ये क्या होता है। हमारे सामने समय समय पर परेशानियां आती रहती हैं, हम चिंता में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अपना दैनिक कार्य करते रहते हैं, उसे छोड़ते तो नहीं है। मान लेते हैं अगर आज मेरे बॉस ने मुझे डांट लगाई है, लेकिन मैं ऑफिस का काम तो अपना करता रहूंगा ना, घर पर आऊंगा, सामान भी लेकर आऊंगा। तब अगर मेरे दिमाग में कोई परेशानी है, कोई टेंशन है, चिंता है, उस टेंशन को मैं रखते हुए अपना दैनिक कार्य करता रहता हूँ, तब मैं एक टाइम ऐसा आता है उस टेंशन को भूल जाता हूँ। इसी भूलने की प्रक्रिया को हम दमन कहते हैं। टेंशन होने पर कोई भी व्यक्ति अपने दैनिक कार्य करता रहता है क्योंकि वह उन्हें नहीं छोड़ता। इस वजह से जो परेशानी उसके चेतन मन में है वह अपने आप ही अचेतन मन में चली जाती है, क्योंकि वह व्यक्ति अपना ध्यान भटका लेता है और अपना दैनिक कार्यों में लग जाता है। इस प्रक्रिया को हम दमन बोलते हैं। अपने आप ही किसी परेशानी का चेतन मन से निकलकर अचेतन मन में चले जाना दमन कहलाता है। दमन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति चिंता से बचने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करता। इसमें व्यक्ति इधर उधर के दैनिक कामों में लग जाता है, तो उसके कष्टकर विचार जो उसे चिंता प्रदान करते हैं, परेशानी देने वाले जो विचार हैं, वे खुद ही चेतन मन से निकलकर उसके अचेतन मन में चले जाते हैं, जहां पर व्यक्ति उन विचारों को भूल जाता है। दमन में व्यक्ति को ज्ञात नहीं होता कि उसके कष्टकर विचार उसके अचेतन मन में चले जा गए हैं। याद दिलाने पर उसके में विचार पुनः उसके चेतन मन में आ जाते हैं और उस व्यक्ति को याद आ जाते हैं। देखो दमन क्या है। दमन ये है, अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है तब वह व्यक्ति अपने दैनिक कार्य तो करता ही रहता है। जब कोई व्यक्ति अपने दैनिक कार्य करता रहता है तो उसके पास जो परेशानियां होती है वह उन्हें भूल जाता है, चेतन से अचेतन मन में चले जाती हैं उसके कष्टकर विचार। इसी प्रक्रिया को दमन बोलते हैं। लेकिन अगर हम उस व्यक्ति को याद दिलाते हैं कि आपको वो परेशानी थी, क्या अब भी है, हाँ यार वो अब भी है, बस मेरे दिमाग से निकल गई थी क्योंकि मैं घर के काम वगैरह करने लगा था। हमारी परेशानी का चेतन मन से निकलकर अपने आप या चेतन मन में चला जाना दमन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, अगर हमारे सामने कोई बड़ी समस्या आ जाती है तो छोटी समस्या हम भूल जाते हैं, तो छोटी समस्या खुद ही हमारे अचेतन मन में चली जाती है, हम उसे नहीं पहुंचाते, वो खुद ही चली जाती है। या फिर अब आपको स्कूल में पड़ी मार याद नहीं है, स्कूल में जो आपके मार पड़ी थी अब आपके याद नहीं है, क्योंकि आप घर आकर खेलने लगे, अपने दैनिक कार्य करने लगे, उसे आप भूल गए। लेकिन याद दिलाई जाएगी तो आपको याद आ जाएगी कि हाँ वो टीचर आपको पीटा करता था जब आप स्कूल में थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं समन, सपरेशन। समन क्या होता है। अब देखो, समन भी दमन की तरह ही होता है, लेकिन समन में कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने परेशानियां अचेतन मन में भेजता है। मान लेते हैं किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है तो व्यक्ति अपना ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर के काम करता है जानबूझकर। किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है तो वह खेलने लगता है, क्रिकेट खेल लेते हैं, चलो आज बच्चों के साथ, टेंशन में, इससे क्या होगा, ध्यान भट जाएगा मेरा। तो दोनों एक तरह की होती हैं। दोनों में क्या होता है, चेतन मन से अचेतन मन में हमारी परेशानियां चली जाती हैं, लेकिन दमन में तो खुद चली जाती हैं। हम दैनिक कार्य करने लगते हैं तो वे खुद ही चली जाती हैं। लेकिन समन में हम प्रयास करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हमारा ध्यान भटक जाए और वे परेशानी हमारे चेतन मन से अचेतन मन में चली जाए। ये अंतर होता है इन दोनों में। इस प्रक्रिया में व्यक्ति स्वयं अपना दमित इच्छाओं से ध्यान हटाकर जानबूझकर अपने कष्टकर विचारों को भूलने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया में कोई व्यक्ति जानबूझकर प्रयास करता है कि मैं भूल जाऊं जो मेरे लिए परेशानी वाली बातें हैं, जिससे उसके विचार
जो कष्टदायक विचार हैं वे चेतन मन से अचेतन मन में चले जाएं। यहाँ पर व्यक्ति को पता होता है कि उसके कष्टकर विचार उसके अचेतन मन में है, क्योंकि उस व्यक्ति ने खुद भेजे हैं हमें। जैसे अगर किसी बालक को स्कूल में मार पड़ती है, तब वह बालक शाम को पढ़ाई नहीं करता, घर आकर खेलने चले जाता है। क्यों जाता है वह? क्योंकि वह अपना ध्यान भटकाना चाहता है। टीचर के द्वारा पड़ी मार से उसका ध्यान भटक जाए, चलो आज खेलने चले जाते हैं, आज पढ़ाई नहीं करते हैं। अगर ऑफिस में किसी व्यक्ति को डांट पड़ जाती है, तब वह आकर कोई मूवी वगैरह देखने लगता है टीवी पर बैठकर, वो ध्यान भटकाने के लिए, ऑफिस का काम नहीं करता, वो ध्यान भटकाने के लिए मूवी वगैरह देखने लगता है। दोनों प्रक्रिया एक जैसी हैं, ये दमन भी और समन भी। दोनों में क्या होता है, हमारे कष्टकर विचार चेतन मन से अचेतन मन में चले जाते हैं। बस समन में तो हम प्रयास करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि वे विचार अचेतन मन में चले जाएं, लेकिन दमन में वे विचार अपने आप ही अचेतन मन में चले जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्षतिपूर्ति। अब क्षतिपूर्ति से आप समझ पाए होंगे किसी चीज की पूर्ति करना। अब देखो, अगर कोई बालक किसी एक फील्ड में असफल हो जाता है, तब वह उसकी क्षतिपूर्ति किसी दूसरे फील्ड में सफल होकर करता है। मान लेते हैं कोई बच्चा पढ़ाई में फेल हो गया, किसी क्लास में फेल हो गया। फेल होने के कारण वो टेंशन में रहने लगा, उसके मम्मी पापा उसे परेशान करने लगे, डांट लगाने लगे उसे। तो बालक क्या करता है, गेम्स में अच्छा निकल जाता है, गेम्स में ज़्यादा मेहनत करता है। फिर गेम्स में ज़्यादा मेहनत करने के कारण गेम्स में अच्छा निकल जाता है वो। इस वजह से वो क्षतिपूर्ति कर लेता है। पढ़ाई में अगर वह सफल नहीं हो पाया, फिर वह गेम्स में अच्छा निकल जाता है। तो इस प्रकार हम अपनी परेशानियों को दूर करते हैं। अगर किसी एक फील्ड में हम सफल नहीं हो पा रहे, हमें परेशानियां आ रही हैं, तब हम दूसरे फील्ड में ज़्यादा सफल होने की कोशिश करते हैं और अपने परेशानियों को कम करते हैं। ऐसा भी हम कई बार करते हैं अपने जीवन में। हीनता की भावना से सुरक्षा पाने के लिए किसी दूसरे क्षेत्र में श्रेष्ठता का विकास करने की प्रक्रिया ही क्षतिपूर्ति कहलाती है। मतलब किसी दूसरे क्षेत्र में अगर हम श्रेष्ठता प्राप्त करते हैं, वो क्षतिपूर्ति है। इस प्रक्रिया में कोई व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में सफल हो जाने पर किसी दूसरे क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर संतोष प्राप्त करता है। जैसे पढ़ाई में पिछड़ जाने पर खेलों में अच्छा निकल जाना, या नौकरी न मिलने पर अच्छा व्यवसाय करना। किसी को अच्छी नौकरी नहीं मिलती, तब वह बिजनेस में ज़्यादा मेहनत करता है। बिजनेस में ज़्यादा मेहनत कर वह संतुष्टि अनुभव करता है, अपनी परेशानियों से दूर जाता है। कि नौकरी नहीं मिली थी, उसके टेंशन हो गई थी, तो बिजनेस में ज़्यादा मेहनत करता है, इस वजह से वह अपनी परेशानियों से दूर जाता है। तो किसी एक फील्ड में सफल नहीं हम हो पाते हैं, तो दूसरे फील्ड में सफल होने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम अपनी परेशानियों से दूर चले जाएं। इस प्रक्रिया को हम क्षतिपूर्ति बोलते हैं, कंपनसेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है विस्थापन। अब देखो, विस्थापन को हम बोलते हैं कहीं का गुस्सा कहीं निकालना। अब अगर हमारा बॉस हमें डांट लगा रहा है, तो उसके डांट लगाने की वजह से हमें टेंशन हो गई, परेशानी में हम रहने लगे, तो अपने बॉस को पर तो हम चिल्ला नहीं सकते, बॉस को तो हम डांट नहीं लगा सकते। तब हम घर आकर अपने छोटे भाई पर चिल्ला पड़ते हैं, अपनी बीवी पर चिल्ला पड़ते हैं। इससे हम अपनी टेंशन से मुक्त हो जाते हैं, जो आग हमारे अंदर भरी हुई थी उसे बाहर निकाल देते हैं। कई परिस्थितियों में ऐसा आ जाता है जहां पर हम अपना गुस्सा नहीं दिखा पाते, तब वह हम गुस्सा दूसरी स्थिति में दिखाते हैं, उसे ही हम विस्थापन बोलते हैं। मतलब अपना गुस्सा कहीं और विस्थापित कर लेना। डिस्प्लेसमेंट, इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपनी कुंठा गुस्से को किसी दूसरी ओर विस्थापित कर देता है, अर्थात वह अपना तनाव किसी दूसरी स्थिति में निकालता है। इसे सामान्य भाषा में कहीं का गुस्सा कहीं निकालना भी कहा जाता है। जैसे मैच हार जाने के बाद व्यक्ति टीवी तोड़ देते हैं, तो वो जो मैच का गुस्सा है वे टीवी पर निकाल देते हैं, तो उनका गुस्सा शांत हो जाता है। तो उनकी जो परेशानी वाली स्थिति थी उसमें उन्हें काफ़ी रिलीफ मिलता है। शिक्षक के डांट लगाने के बाद कोई अपने छोटे भाई पर चिल्ला पड़ता है, तो वो शिक्षक का गुस्सा भाई पर निकाल रहा है। बॉस के डांटने के बाद कोई अपनी बीवी पर चिल्ला पड़ता है। इससे भी व्यक्ति अपनी परेशानियों को कम करते हैं। यह भी एक रक्षा युक्ति होती है। नेक्स्ट आ जाता है प्रक्षेपण, या फिर प्रेक्षण भी बोलते हैं, इसे हम प्रोजेक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हम दूसरी चीज़ों में कमियां निकालकर अपने दोषों को छुपाते हैं। मान लेते हैं हम किसी एक क्षेत्र में सफल नहीं हो पाए हैं, तब हम दूसरों में कमी निकालते हैं अपनी कमियों को छुपाने के लिए। अगर हम दूसरों में कमियां निकाल रहे हैं, उसे हम प्रक्षेपण बोलते हैं। प्रक्षेपण मतलब प्रोजेक्शन। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपनी गलती को छुपाने का प्रयास करता है, इसके लिए वह दूसरी चीज़ों में कमियां निकालता है। इसे सामान्य भाषा में नाच न जाने आंगन टेढ़ा भी कहा जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति नाच रहा है, कोई महिला नाच रही है, उस पे नाचना नहीं आता, तब दूसरी महिला सब उसे कहती हैं कि हाँ, इस पे नाचना भी नहीं आता, पागल तेरे पे नाचना भी नहीं आता। तो वह महिला ये कह देती है कि नाचना तो मेरे पे आता है, लेकिन ये आंगन ही टेढ़ा है।
जो आंगन है यह है समतल नहीं है, तो मेरे पैर सही नहीं पड़ रहे थे, इस वजह से मैं नाच नहीं पाई। तो वह महिला अपनी कमियों को छुपाने के लिए किसी दूसरी चीज में कमी निकाल रही है, उसे ही हम प्रक्षेपण बोलते हैं। जैसे कोई जीरो पर आउट हो जाता है तो वो बोल देता है कि बल्ले में मेरा बल्ला खराब था, बल्ले की रबड़ ढीली हो गई थी, इस वजह से मैं जीरो पर आउट हो गया। या कोई रेस में पिछड़ जाता है तो वह घर आकर बोल देता है कि मेरे सामने कोई गिर गया था, या फिर मेरा फीता खुल गया था, जूते का फीता, शूलेस खुल गया था मेरा। तो इस वजह से हम अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरी चीजों में कमियां निकाल देते हैं प्रक्षेपण में। युक्तिकरण में क्या होता है? युक्तिकरण में हम अपनी कमियों के विषय में खुद को ही तर्क देकर शांत करते हैं। अगर हमारे अंदर कोई कमी है या हम किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाए, तब हम खुद को ही कोई लॉजिक देकर शांत करते हैं, अपनी परेशानियों को कम करने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने विफलता के बारे में खुद को ही तर्क देकर शांत करता है। अंगूर खट्टे हैं, इसी का उदाहरण है। जैसे लोमड़ी अंगूर तोड़ने आई थी, लेकिन अंगूर वह नहीं तोड़ पाई थी, तो लोमड़ी ने कहा था अरे ये अंगूर वैसे भी खट्टे हैं, तो इन पर मेहनत करने का कोई फायदा भी नहीं है। तो वो लोमड़ी खुद को तर्क देकर शांत कर रही थी कि अगर तेरे से अंगूर नहीं तोड़े गए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये वैसे भी खट्टे ही हैं। तो ये इसी का उदाहरण है। अब उदाहरण देख लेते हैं कुछ। अपाहिज लड़का खुद को ये कह देता है कि चलो अच्छा हुआ मैं चल फिर नहीं सकता, नहीं तो मैं दूसरे लड़कों की तरह आवारा फिरता, अब मैं पढ़ाई पर ध्यान लगा सकता हूँ। तो इस प्रकार वह लड़का खुद की कमी को खुद को ही तर्क देकर शांत कर रहा है। हम तर्क देकर खुद की कमियों को छुपाने का प्रयास करते हैं खुद को, वो होता है युक्तिकरण। लड़के अक्सर ये कह देते हैं कि लड़कियां खूबसूरत होती हैं, लेकिन ऐसा ही होता है कि उनमें दिमाग भी नहीं होता। देखो ये माना जाता है कि लड़के कम खूबसूरत होते हैं, लड़कियां ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। इसी वजह से लड़के कम खूबसूरत होते हैं ना, तब वे तर्क देकर उस कमी को अपनी छुपाते हैं। वे क्या कहते हैं कि क्या हो गया, लड़की अगर ज़्यादा खूबसूरत होती है तो ऐसे ही उनमें दिमाग भी तो कम होता है। तो ये युक्तिकरण का एक उदाहरण है। ये किसी की अगर हैंड राइटिंग खराब है तो वो ये बोल देता है दूसरों से कि मैं तुमसे तेज लिख सकता हूँ। अब देखो किसी बालक की हैंड राइटिंग खराब है तो वो खुद को ये तर्क दे रहा है कि मैं दूसरों से तेज लिख सकता हूँ, इस वजह से इतना भी बुरा नहीं है, मेरी हैंड राइटिंग खराब है। अगर कोई व्यक्ति गरीब होता है तो वो ये कह देता है कि मेहनत की रूखी सूखी अच्छी होती है चालाकी की चिकनी चुपड़ी खाने से। मतलब कोई व्यक्ति चिकनी चुपड़ी रोटी नहीं खा पा रहा है, तब वह खुद को ये बोल देता है कि चिकनी चुपड़ी रोटी में खाते हैं जो चालाकी दिखाते हैं, चीट करते हैं दूसरों को, तो मेरी मेहनत की रूखी सूखी उनकी चिकनी चुपड़ी से ज़्यादा अच्छी है। हम तर्क देकर खुद को ही शांत कर देते हैं युक्तिकरण में, और प्रक्षेपण में हम दूसरों में कमियां निकाल देते हैं। ये अंतर है इन दोनों में। अब दिवा स्वप्न के बारे में बात कर लेते हैं। इसको तो आप जानते ही हैं, ये दिवा स्वप्न काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है जो जवान बालक होते हैं और बालिकाओं में। अगर आप किसी बालक से ये कह देते हैं कि आप ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे या फिर इस क्षेत्र में आप आगे नहीं निकल पाएंगे, तो वो बालक घर जाकर सोचता है कि मैं इसमें ज़्यादा मेहनत करूंगा और एक दिन आएगा जब बिजनेस मेरा अच्छा चल जाएगा तो उस दिन मैं उस व्यक्ति को बताऊंगा देख तू कितना गरीब मैं कितना अमीर। तो ऐसी वह ख्याली दुनिया बना लेता है, अपनी एक हवाई दुनिया बना लेता है बालक। स्वप्न देखने लगता है दिन में ही कि एक दिन मेरे पास इतना पैसा होगा उतना पैसा होगा, ये होगा वो होगा, मैं इस तरह जीऊंगा अपनी लाइफ उस तरह जीऊंगा। तो वो जो हम दिवस स्वप्न देखते हैं उसे ही हम ये बोलते हैं डे ड्रीमिंग, दिवस स्वप्न, हवाई किले बनाना। ये तो अधिकांश सब बालक करते हैं। ये जब रात को सोते हैं बालक बालिकाएं तो वे सोचते हैं कि हम अपने जीवन में क्या करेंगे, आज ये परेशानी थी तो मैं कल ये जाकर कर दूंगा, चाहे वे न करे। दिवस स्वप्न देखते हैं। इसके बारे में तो आप जानते हैं, डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना। दिवा सपने एक प्रकार की काल्पनिक दुनिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपने सपने पूरे करता है। इसमें कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक दुनिया से अलग एक काल्पनिक दुनिया बना लेता है तथा उसमें ही खोया रहता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति उस स्थिति के बारे में सोचता है जब उसकी में इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। जब कोई व्यक्ति सफल नहीं हो पाता तब वह हवाई किले बनाना शुरू कर देता है कि अगर मैं सफल हो जाऊंगा या जिस दिन मैं सफल हो जाऊंगा तब ऐसा होगा या वैसा होगा। ऐसा करने का कारण ये होता है व्यक्ति अपनी परेशानियों को दूर करते हैं। किसी बालक को परेशानी है कि सब उसे चिढ़ा रहे हैं कि तू चल फिर नहीं सकता या तू तेज नहीं भाग सकता, तब वह बालक सोचता है कि मैं पढ़ाई में मेहनत करूंगा और जिस दिन मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे तो मैं सबको चिढ़ाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो ऐसा सोचकर वह अपनी परेशानियों को कम करता है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं किसी के पास भी एक भी बाइक नहीं है, तब वह सबसे बोलता है कि ऐसी ऐसी 10 गाड़ियां मेरे घर खड़ी होंगी, मैं इस गाड़ी में से उतरूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो वो हवाई किले बना रहा है। कोई ये सोच सकता है कि जिस दिन मेरा व्यवसाय चल जाएगा तब मैं इन जैसे लोगों को जो मेरे सामने है इन्हें मैं नौकरी पर भी नहीं रखूंगा। लेकिन आज में व्यक्ति उससे ज़्यादा कामयाब है, फिर भी वह ये सोच रहा है कि मैं ऐसे ऐसे को तो नौकरी पर भी नहीं रखूंगा। तो वो हवाई किले बना रहा है।
नेक्स्ट है हमारा प्रतिगमन। प्रतिगमन होता है पीछे लौटना। प्रति मतलब पीछे, गमन मतलब चले जाना, मतलब पीछे लौटना। अगर कोई व्यक्ति परेशान होता है तो परेशानी में वह व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जो उसकी आयु के लिए अच्छा नहीं माना जाता। मान लेते हैं कोई व्यक्ति ज़्यादा परेशान है, उसका बिजनेस पूरा ठप हो गया है, वह बहुत गरीब हो गया है, परेशानी में है, टेंशन में है, उसका बच्चा खिलौनों के साथ खेल रहा है, तो वह व्यक्ति भी परेशानी में अपने बच्चों के साथ खिलौने के साथ खेलने लगता है। यह व्यवहार उसकी आयु की तुलना में अच्छा नहीं माना जाता। तो कभी कभी हम ये भी करते हैं, ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जो हमारी आयु की तुलना में सही नहीं माना जाता। बालकों वाला व्यवहार हम करने लगते हैं परेशानी में, उस प्रक्रिया को हम प्रतिगमन बोलते हैं। ऐसा करके हम अपनी परेशानियों को कम करने का प्रयास करते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रतिगमन क्या होता है? पीछे लौटना। जब व्यक्ति अपने आप को चारों ओर से समस्याओं से घिरा पाता है तो वह अपनी शैशवावस्था में लौट जाता है जिस समय में समस्याएं नहीं थी। इस स्थिति में व्यक्ति अपनी अवस्था से कम आयु के बालकों के समान व्यवहार को अपनाता है तथा अपेक्षाकृत अपरिपक्व व्यवहार करता है। अर्थात इस प्रक्रिया में कोई व्यक्ति परेशानी में ऐसा व्यवहार करता है जो उसकी आयु की अवस्था में सही नहीं माना जाता। कोई भी व्यक्ति अपनी आयु से कम आयु वाले बालकों का अगर व्यवहार करता है तो उसे हम प्रतिगमन बोलते हैं। जैसे बड़ों का असफल हो जाने के बाद बच्चों की तरह रोना। अगर बड़े बच्चों की तरह रो रहे हैं, कोई 30 साल का व्यक्ति बिजनेस ठप हो गया और बैठकर रोने लगा है, जैसे नोकिया जो थी हमारी, नोकिया, उसका जो सीईओ था वह रोने लगा था मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने, जब उसने नोकिया कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट को हैंड ओवर किया था। तो उसका जो व्यवहार था वो प्रतिगमन को दर्शाता था। परेशानी उसे ज़्यादा थी तो परेशानी को कम करने के लिए रोने लगा था जिससे उसका मन थोड़ा हल्का हो जाए। हम रोते हैं ना मन हल्का करने के लिए, वो प्रतिगमन ही होता है, जैसा नोकिया के सीईओ ने किया था। तो बड़े असफल होने के बाद रोने लगते हैं, वो प्रतिगमन होता है। या फिर किसी का परेशानी में अपने बच्चे के खिलौने के साथ खेलने लगता है कोई, ये प्रतिगमन होता है। या फिर ऐसा हो जाता है, अगर आप अपनी दादी की बात नहीं मान रहे तो आपकी दादी रोने लगती है। क्यों रोने लगती है वो? क्योंकि बचपन में वह रोकर अपनी मम्मी से अपनी बात मनवा लिया करती थी, इस वजह से आपकी दादी रोने लगती है ताकि आप भी अपनी दादी की बात मान लें। तो आपकी दादी का जो ये व्यवहार है ये उसकी आयु के तुलना में अच्छा नहीं है, दादी की आयु की तुलना में, उनकी आयु की तुलना में अच्छा नहीं है, तो ये प्रतिगमन हुआ। अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर रहा है जो व्यवहार किसी बालक को करना चाहिए उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, तो वो प्रतिगमन होता है। नेक्स्ट होता है हमारा तदात्मीकरण। इसमें हम क्या करते हैं, अपने आप को किसी दूसरे बड़ी पर्सनैलिटी के, किसी फेमस व्यक्ति के समान मानने लगते हैं, उसके जैसा व्यवहार करते हैं। अगर किसी के जीवन में बहुत परेशानियां हैं, सब लोग उसे परेशान कर रहे हैं, तब वह सलमान खान की तरह कपड़े पहनने लगेगा, परेशानियों से बचने के लिए सलमान खान की तरह व्यवहार करने लगेगा, उसकी तरह अकड़ दिखाने लगेगा। कभी कभी व्यक्ति ऐसा भी करने लगते हैं। बाकी ये एक मानसिक रोग बन जाता है, मानसिक रोग ही होता है। वैसे तदात्मीकरण आप हल्के फुल्के स्तर पर करें तो सही होता है, लेकिन मानसिक रोग बन जाता है। तो हम परेशानियों से बचने के लिए अपने आप को किसी बड़े व्यक्ति के समान समझ रहे हैं या उसके जैसा व्यवहार कर रहे हैं, उसके जैसे बाल वगैरह बना रहे हैं, अपने मांग बना रहे हैं, मांग बना रहे हैं, या कपड़े पहन रहे हैं, हाथ में ब्रेसलेट वगैरह पहन रहे हैं, तो ऐसा अगर कोई बालक या व्यक्ति करता है तो तदात्मीकरण होता है। इस प्रक्रिया में कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना तदात्म्य स्थापित कर लेता है। वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समान व्यवहार करता है, कपड़े पहनता है, बाल रखता है, आदि कार्य करता है। जैसे किसी असफल व्यक्ति का सलमान खान की तरह व्यवहार करना, उसकी तरह कट दिखाना सबको। इस प्रकार का व्यवहार करके व्यक्ति अपने मन के संघर्षों से लड़ते हैं। तदात्मीकरण एक स्तर तक अच्छा हो सकता है, परंतु यह मानसिक रोग में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को दूसरे व्यक्ति के समान समझने लगते हैं। इस वजह से यह मानसिक रोग बन जाता है। नेक्स्ट है नकारात्मकता। कभी कभी बालक क्या करते हैं या कोई व्यक्ति ऐसा काम करते हैं परेशानी में जो उनके व्यवहार में अक्सर देखने को नहीं मिलता। मान लेते हैं कोई व्यक्ति हमेशा दूसरे की हेल्प करता है, लेकिन जिस दिन वह परेशान होता है वह दूसरे की हेल्प नहीं करेगा। ऐसा हो जाता है। कोई व्यक्ति भिखारी को हमेशा पैसे देता है, लेकिन जिस दिन वह टेंशन में है उस दिन वह अपने भिखारी को पैसे नहीं देता। तो ये भी हो जाता है। नकारात्मकता में जो व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए, जो व्यवहार हमारा नहीं है, हम उस व्यवहार को करते हैं या फिर अपने व्यवहार से बिल्कुल उल्टा व्यवहार करते हैं। इससे हम अपनी परेशानियों से लड़ने की कोशिश करते हैं। तो नकारात्मकता में क्या होता है, जिस व्यवहार को करने के लिए हमें मना किया जाता है या फिर जो व्यवहार हम आम जिंदगी में रोजाना नहीं करते, उस व्यवहार को करने लगते हैं परेशानी में।
परेशानी होने पर कुछ व्यक्ति अपने सामान्य व्यवहार से ठीक विपरीत व्यवहार करते हैं। यह क्रिया ही नकारात्मकता कहलाती है। इस प्रक्रिया में बालक पर्याय ऐसा व्यवहार करते हैं जिन्हें करने के लिए उन्हें मना किया जाता है। इस प्रकार का व्यवहार करके व्यक्ति अपने मन के संघर्षों से लड़ते हैं तथा दूसरे के प्रति अपना क्रोध दर्शाते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति हमेशा सच बोलता है, तो अगर उसे किसी दिन ज्यादा टेंशन है तब वह जानबूझकर झूठ बोलेगा। टेंशन में ऐसे व्यक्ति करने लगते हैं। पलायन का भी हम काफी ज्यादा प्रयोग करते हैं। अगर किसी स्थिति में हमें टेंशन हो रही है और उस टेंशन का हम समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, हम उस स्थिति से चले जाते हैं। किसी ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, उस काम को हम नहीं कर पा रहे हैं, बॉस हम पर चिल्ला रहा है, हम क्या करते हैं, पलायन कर जाते हैं, वहां से कोई दूसरा काम ढूंढ लेते हैं। वही होता है पलायन। किसी स्थान पर अगर हम परेशान हैं तो हम उस स्थान को छोड़कर ही चले जाते हैं दूसरे स्थान पर। जब कोई व्यक्ति किसी स्थिति में समायोजित नहीं कर पाता या समायोजन नहीं कर पाता, तब वह उस स्थिति से पलायन करना उचित समझता है। व्यक्ति कई बार अपने आप को किसी स्थिति में पाते हैं, ऐसी स्थिति में पाते हैं या ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं व्यक्ति, जिसमें वे अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ पाते हैं। समस्याओं का सामना करने में वे अपने आप को असमर्थ पाते हैं। इसके बाद में उन समस्याओं से बचने के लिए उस स्थिति से ही पलायन कर जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। जैसे किसी का व्यवसाय बदल लेना, कोई अपना काम ही बदल लेता है, या किसी के पास ऐसे मित्र हैं जो उसका मजाक उड़ाते हैं, तब वह उन मित्रों से दूर रहना ही शुरू कर देता है, तो वह पलायन कर जाता है उस स्थिति से। प्रतिक्रिया निर्माण। अब प्रतिक्रिया निर्माण आसान है, इसे आप आसानी से समझ जाएंगे, थोड़ा सा समझो। इसमें हम अपनी इच्छाओं को दबाने के लिए उन इच्छाओं से विपरीत व्यवहार करते हैं। मान लेते हैं किसी व्यक्ति के मन में कुछ इच्छाएं आ रही हैं और वह व्यक्ति जानता है मेरी इच्छाएं गलत हैं, तब वह व्यक्ति उन इच्छाओं को दबाने के लिए उन इच्छाओं से बिल्कुल विपरीत व्यवहार करता है। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसका मन करता है कि या वो जीवों की हत्या करने वाला है या वो जीवों को सताता है, इच्छा है उसकी जीवों की सताने वाली, कि उस कोई जीव है उसके डंडा मार देना है मुझे, या पत्थर फेंक कर मारना है उस कुत्ते पर। तो ऐसी इच्छा उसके मन में उभरती है और वह व्यक्ति जानता है कि ये इच्छाएं गलत हैं। इस वजह से वह व्यक्ति बाल सेवा कार्यक्रम से जुड़ जाता है, बच्चों की सेवा करने लगता है, गरीब बच्चे जो होते हैं। तो इससे वह अपनी उन इच्छाओं को दबाने का प्रयास करता है। हमारे मन में जो इच्छाएं उभर रहे हैं, उन इच्छाओं के बिल्कुल विपरीत अगर हम कार्य करते हैं उन इच्छाओं को दबाने के लिए, उस स्थिति को हम प्रतिक्रिया निर्माण बोलते हैं। रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन करते हैं, जो हमारी इच्छा होती है उसके बिल्कुल रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल रिएक्ट उसके बिल्कुल विपरीत है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपनी अचेतन मन में दमित इच्छाओं के बिल्कुल विपरीत व्यवहार करता है। अर्थात जो इच्छाएं व्यक्ति के मन में आ रही हैं, वह उन इच्छाओं के बिल्कुल विपरीत इच्छाएं करता है और विपरीत व्यवहार करता है। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने पिता से नफरत करता है, तो वह अपने पिता के मरने के बाद उनका श्राद्ध वगैरह अच्छे से करता है ताकि उसके मन में पिता के प्रति नफरत ज़्यादा न आए, तो वह पिता के प्रति काम ज़्यादा करता है, अच्छा करता है। जीवों को अगर कोई व्यक्ति सताता है तो वह बाल सेवा कार्यक्रम से जुड़ जाता है, जिससे कि उसके मन में वे इच्छाएं ज़्यादा न आए। तो इस प्रकार हम अपने मन की जो इच्छाएं होती हैं उनके विपरीत व्यवहार करते हैं प्रतिक्रिया निर्माण में। ये हमारी 12 में थी रक्षा युक्तियां। एक बार इन्हें देख लेते हैं हम। ये यहाँ पर 12 की 12 लिखी हुई हैं। दमन में क्या होता है, अपने आप ही हमारी परेशानी हमारे अचेतन मन में चली जाती हैं क्योंकि हम दूसरे काम में लग जाते हैं। समन में क्या होता है, जो हमारी परेशानियां होती हैं वे हम जानबूझकर अपने अचेतन मन में लाते हैं, अपना ध्यान भटकाते हैं। यहाँ पर क्षतिपूर्ति में क्या होता है, हम दूसरे क्षेत्र में आगे निकलने की कोशिश करते हैं। विस्थापन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, इसमें हम अपना गुस्सा कहीं का कहीं निकालते हैं। प्रक्षेपण में क्या होता है, हम दूसरी चीजों में कमी निकाल देते हैं। युक्तिकरण में क्या होता है, हम तर्क देकर खुद को ही शांत करते हैं। दिवा सपने में क्या होता है, हम सपने देखने लगते हैं बड़े बड़े। तदात्मीकरण में क्या होता है, हम किसी प्रसिद्ध महान इंसान जैसा खुद को समझने लगते हैं। नकारात्मकता में क्या होता है, हम अपने व्यवहार से बिल्कुल उल्टा व्यवहार करते हैं। प्रतिगमन में क्या होता है, हम पीछे चले जाते हैं, अपने बचपन में चले जाते हैं, बचपन वाली क्रियाएं करने लगते हैं। पलायन में क्या होता है, हम उस स्थिति को ही छोड़ देते हैं जहां पर हमें परेशानी होती है। प्रतिक्रिया निर्माण में क्या होता है, जो हमारे मन में उत्तेजना या इच्छा आ रही है, हम बिल्कुल उसके उल्टा व्यवहार करते हैं जिससे कि वह इच्छा हमारे मन में न आए। ये हमारी रक्षा युक्तियां थी, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। आई होप रक्षा युक्तियों के बारे में आप समझ पाए होंगे क्या होता है। ये आसान टॉपिक है। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।